नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग को डेली बेस पे चलाया जा रहा है। जब तक आप सभी लोग का एग्जाम ना हो जाए, आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जाएगा। ये आपका एडुटेरिया का है वॉल्यूम 2, आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका टेस्ट सीरीज है, ये आपको डेली बेस पे चलाया जाएगा। इसमें टोटल 20 टेस्ट सीरीज दिया गया है, ठीक है। और हाँ, आप सभी लोगों को ये बुक का PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। आप 1-2 दिन रुक जाइए, पूरा बुक को मैं स्कैन करा दूंगा ताकि आप सभी लोग को एक बार दोबारा यानी आप घर पे बैठ के रिवीजन इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, तब आप सभी लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, नियोनेटोलॉजी, यानी आपका डी उत्तर हो जाएगा। देखिए, नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत 3 माह तक की आयु के नवजात शिशुओं को, यानी नवजात शिशुओं का 3 माह तक अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक विशेष कार्य माफी चाहेंगे, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक भी क्वेश्चन न छोड़िएगा। अगर मेंस में अगर आप लोग सीरियस हैं तो एकदम तैयारी जान से लगा दीजिए, यानी पूरा बेहतर तरीके से लगा दीजिए, क्योंकि आखिरी समय में अगर जान लगा देंगे तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट होने का चांस यहाँ पे बन जाता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। इनमें से कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय नहीं है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कवक। देखिए, एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होता है, जैसे अमीबा आपका हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का यानी टेस्ट 1 नहीं देखा है तो आप देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, यानी उसी में आपको एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट मिल जाएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, आँख। यानी जो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा की जो बीमारी होती है वो आँख से रिलेटेड है। और याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को कहता है कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग कौन सा हो। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका 5वां का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों नहीं, AB। देखिए, रक्त ग्रुप AB वर्ग वाला व्यक्ति केवल और केवल AB वर्ग वाला व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोटीन। देखिए, अमीनो एसिड शरीर के प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जैसे आपका हो जाएगा क्रिएटिन, उसके बाद पेप्टाइल हो जाएगा हार्मोन, पेप्टाइल हार्मोन, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के मदद, यानी संक्रमण में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी लोग सही करेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम सभी को पता ही होना चाहिए, आपका रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है। चलिए, सभी लोग आंसर करिएगा, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। देखिए, आपका आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। देखिए, अफ्रीकन हाथी अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, ये सबसे विशालतम स्थलचर प्राणी होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। इसमें से पूछा गया है कौन सा जोड़ा है जो आपका सही है। चलिए, आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9 का सी हो जाएगा, अपघटन बैक्टीरिया आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कि प्राथमिक उपभोक्ता, ये आपका बात करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को मांसाहारी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, कहता है पुष्प में नर लैंगिक अंग हो, यानी एक बार फिर से देखते हैं कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं। चलिए, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी हो जाएगा,
पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। देखिए पुष्प के मादा अंग जो होते हैं वो स्त्री केसर और नर लैंगिक जनन अंग होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सेंधा नामक, जो सेंधा नमक होता है वो कौन सा खनिज होता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम आपका आंसर हो जाएगा। NaCl इसका रासायनिक सूत्र है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जल। देखिए तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, अतः सोडियम, कार्बन तथा टीन होते हैं, जबकि जल तत्व नहीं है, जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 13, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा ग्रेफाइट। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में विबंधन के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तथा ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ईंधन के रूप में यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 14, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा स्कंदन। क्या हो जाएगा? स्कंदन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। देखिए ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो स्तरों के बीच घर्षण को कम कर देते हैं। जैसा कि ग्रेफाइट को एक ठोस स्नेहक के रूप में हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा पास्कल सिद्धांत पे। किस पे? पास्कल सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 17, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान है। क्या है? उसका एक समान है। तो याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा चाल। अब इसके बारे में देखते हैं कि जब एक समान चाल से कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसका वेग प्रतिक्षण बदल जाता है। वेग बदलने के कारण त्वरण एवं संवेग भी बदलता रहता है। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों का विचार करें। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों का विचार करिए। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी जीवाणु और कवक हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कहता है कि ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऊष्मीय मान के बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, या देखिए मैं डेली आपको एक सेट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया करूंगा डेली, ताकि आप सभी लोग को एक क्वेश्चन कमेंट में लिखने का मौका मिल पाए। तो चलिए 20 नंबर का आंसर आप करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। देखिए रक्त रोकने एवं रक्त जमने में थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है। इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर में हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो आंसर आपका बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? तो ये आपका शुरू किया जाता है प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? चलिए करेक्ट आंसर सभी का सही होना चाहिए। तो 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सर सीवी रमन को वर्ष
1930 में, याद रखिएगा 1930 में इनको भौतिक में प्रकाश प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें? भौतिक में। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा इलियम में। किसमें? इलियम में। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इलियम इसका एक भाग है जहां भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवार में बनी रसाकुंजों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवधारणा यानी बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो करेक्ट आंसर आपका 27 का डी हो जाएगा अप्रैल 1957 में। कब किया गया? अप्रैल 1957 में। अब आते हैं 28 पे। देखिए, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए आंसर करिएगा। तो 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक कर्मचारियों के भाग से मुक्त करने हेतु एक स्वैच्छिक सेवा योजना प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 29, किस सरकार एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। अब इसके बारे में देखते हैं कि नीति आयोग ने राज्य सांख्यिकी की एक हैंडबुक विकसित की है जो हर भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रमुख आंकड़ों को समेकित करेगी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वाणिज्य के किस पहलू से बिल एंड बियर संबंधित है? चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, स्टॉक बाजार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉक बाजार। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्टील आ जाएगा आपका आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, महावीर एवं बौद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? कौन से प्रांत में स्थित है? तो याद रखिएगा आपका आंसर 33 का आलमगीर के बारे में पूछा गया है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के नज़दीक पर है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन हैं? अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? तो आंसर सभी को सही याद होना चाहिए। तो देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 35 पे। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बाबर एवं जहांगीर। क्या हो जाएगा? बाबर एवं जहांगीर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ये तो लुसेंट में आपको मिल जाएगा, रेड ड्रैगन, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। ये कब आया था? तो 1595 ईस्वी में भारत आई थी। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राणा रणजीत सिंह जो राजा की उपाधि किसने दी थी? चलिए आंसर करिएगा। तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमान शाह ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी, यानी 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है?
तो आंसर आप याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो याद रखिएगा 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कविताओं का। किसका? कविताओं का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है और कार्निवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो आप कार्निवालिस को भी जानिएगा और आप किसको जानेंगे, क्या बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को भी मानेंगे आप। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। किसने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा। तो 42 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वी स्मिथ। क्या हो जाएगा? वी स्मिथ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का। अब आते हैं 42 का। अब 43 पे आते हैं कि हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? चलिए आंसर करिएगा। तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। क्या हो जाएगा? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, सीएजी की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 में किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। 45 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? चलिए आंसर करिएगा। तो 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। देखिए, अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा विहित प्रक्रिया यानी पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है जिस अर्थ में अमेरिका संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया को प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? चलिए आंसर करिएगा। 46 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा? अर्धन्यायिक। आपका महाभियोग का प्रक्रिया सभी को पता ही होना चाहिए, आर्टिकल अनुच्छेद 61 में है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर? किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा आपका 1971 की जनगणना पर, यानी बी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा शक्तियों को निर्धारित करता है? चलिए आंसर करिएगा। तो 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 105। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 105 हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकार को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो आंसर आपका बी हो जाएगा 10 वर्ष तक, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, देखते हैं क्या कहता है। इसमें आपको सुमेलित करके या फिर कूट भाषा बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। चलिए आप सभी लोग एक बार ऑप्शन को देखिए फिर आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। यानी यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। और चौथा कहता है कि यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था कराता है, यानी करता है। आपका आंसर बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। देखिए, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया? चलिए करेक्ट आंसर करिएगा सभी लोग। सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। आपका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चलित न्यायालय का सूत्रपात किया था। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भीड़ को देखते हुए लोग को जल्दी से जल्द न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने एक तत्कालीन व्यवस्था चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है?
स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना? तो याद रखिएगा वो अपना जमानत कब खोता है? जब उसे वैधता का 1/6 मत प्राप्त न हो तो, यानी आंसर आपका 53 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वो अपना जमानत खो देता है। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर ने। कौन कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 55, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची, याद रखिएगा। देखिए, शिक्षा, वन तथा आर्थिक नियोजन ये सब समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? चलिए आंसर करिएगा। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। अब इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सभी को पता ही होगा। आपका कौन हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 57 का ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा? 1935 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व प्रसिद्ध द थ्री जॉर्ज डैम किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, चीन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, H.C. मुखर्जी। क्या हो जाएगा? H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 60, कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो आंसर याद रखिएगा आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि भारतीय मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य आपका अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून झील नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा एक लैगून झील नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पेरियार झील। देखिए, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, यह एक लैगून नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। शिवालिक श्रेणियां की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, 850 से 1200 मीटर, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 850 से 1200 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो याद रखिएगा आपका थारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थारू। देखिए, थारू जनजाति जो एक प्रसिद्ध जनजाति है, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जापानी पर्वतरोही जुंको तेबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 1975 में, याद रखिएगा 1975 हो जाएगा। देखिए, अगर इसको डेट के वाइज याद करेंगे तो 16 मई याद रखिएगा, 16 मई 1965 में। ठीक है, ये ऐसा करने वाले वे दुनिया की प्रथम महिला बनी है। ये हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य से है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? चलिए आंसर करिएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा, मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है?
तो आपका 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा राज्य 7 वाहनों यानी 7 वाहने, माफी चाहेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य 7 वाहने राज्यों का भाग नहीं है। चलिए तो करेक्ट आंसर आपका 68 का बी हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। देखिए पूर्वी राज्यों से 7 वाहनों के नाम से प्रसिद्ध कौन कौन से हैं, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आपका इसमें शामिल है, लेकिन आपका सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा अजंता। याद रखिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता पहाड़ी स्थित है, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। क्वेश्चन नंबर 70, सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। तो सहरिया जनजाति के बारे में पूछा गया है, तो आप मध्य प्रदेश मारिएगा, लेकिन राजस्थान के कुछ क्षेत्र में भी पाया जाता है सहरिया जनजाति, याद रखिएगा, लेकिन आंसर आप भी मारिएगा। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियम लीग 2020 का नया प्रायोजन किसे बनाया है। ये सभी को याद होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा, 71 का आंसर आपका ड्रीम 11 हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके पहले क्या था, वीवो आईपीएल था, यानी इसने वीवो का स्थान लिया है, वीवो का स्थान के बाद आपका ड्रीम 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 72, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या रहा है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका 47। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर ने यह खिताब लगातार 4 बार जीता है एवं इस बार पटना का स्थान सबसे नीचे यानी 47वां है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को पहले पहले कहा जाता था क्या। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा 73 का क्या, ए हो जाएगा, गैट कहा जाता था। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। देखिए भारत में मौद्रिक नीति को आरबीआई निर्धारित करता है। आरबीआई की स्थापना देखा जाए तो आपका 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से बताना है आपका कि कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिएगा कलिंग पुरस्कार आपका 1951, ये आपका गलत है। देखिए कलिंग पुरस्कार आपका 1951 नहीं 1952 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। चलिए आंसर करिएगा 76 का, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा सितारा देवी। याद रखिएगा सितारा देवी जो हैं ये आपकी कथक नृत्यंगना है, यानी ये कथक डांस करती हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 78 पे, नारायण कार्तिकेयन करुण चंदोक प्रमुख व्यक्ति संबंधित है किससे। चलिए आंसर करिएगा, तो आंसर आपका 78 का सी हो जाएगा कार रेसिंग से। किससे, कार रेसिंग से। चलिए बहुत सही। 79, केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो याद रखिएगा आपका दोमट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोमट आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है। तो आंसर आपका हो जाएगा 80 का ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा बराक नदी आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होकर बहती है तथा उसके बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप सभी लोग का रीजनिंग का भी वीडियो में बनाऊंगा ताकि आप सभी लोग रीजनिंग भी 10 में से 10 सही कर पाएँ, ताकि आप सभी लोग का मेरिट में हो सके आपका लिस्ट नाम। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।